क्या आपने कभी सोचा है कि बाहरी अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत क्यों है? मतलब विज्ञान की कहानियों और हॉलीवुड की फिल्मों में तो बड़े-बड़े धमाके होते हैं, लेकिन असलियत में एकदम सन्नाटा। बिना किसी हवा, बिना किसी माध्यम के ये विशाल ब्रह्मांड बिल्कुल खामोश है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा सोचिए, तारों के टकराने या आकाश गंगाओं के बनने जैसी इतनी विशाल घटनाओं के बावजूद वहां कोई शोर क्यों नहीं होता? आइए भौतिकी की इस दिलचस्प पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो हमारे आज के इस विश्लेषण का विषय है ध्वनि का विज्ञान, कंपन से लेकर अंतरिक्ष की शांति तक। आज हम बिल्कुल एक मजेदार साइंस क्लास की तरह समझेंगे कि ये अदृश्य ऊर्जा यानी ध्वनि तरंगे काम कैसे करती हैं। हम जानेंगे कि जो आवाज़ें हम रोज़ सुनते हैं वो आखिर पैदा कैसे होती हैं, अपना सफ़र कैसे तय करती हैं और ब्रह्मांड के इस गहरे सन्नाटे से उनका क्या नाता है। आज के हमारे सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहला, कंपन की शुरुआत। दूसरा, अदृश्य ध्वनि तरंगों को देखना। तीसरा, माध्यम के जरिए उनकी यात्रा। और अंत में अंतरिक्ष की शांति। चलिए बिना देर किए इस व्यवस्थित सफर में गोता लगाते हैं। भाग 1, कंपन की शुरुआत और रोजमर्रा की चीजें ध्वनि कैसे उत्पन्न करती हैं। देखिए, ये हमारा सबसे बुनियादी सिद्धांत है। कोई भी आवाज, चाहे वो फुसफुसाहट हो या शोर, बिना किसी हलचल के पैदा नहीं हो सकती। हर आवाज के पीछे एक गति या मोशन छिपा होता है। अपने घर की ही कुछ आम चीजों को ले लीजिए। जब हम एक खाली डिब्बे पर बंधे रबर बैंड को खींचकर छोड़ते हैं या फिर स्टील के 2 चम्मचों को आपस में टकराते हैं तो हमें तुरंत एक आवाज सुनाई देती है ना? अब सवाल है क्यों? क्योंकि ऐसा करने से एक लगातार आगे पीछे होने वाली गति पैदा होती है, जिससे हम विज्ञान की भाषा में दोलन या कंपन कहते हैं। और यही सूक्ष्म कंपन हर उस आवाज का प्राथमिक स्रोत है जो हम सुनते हैं। अब बेजान चीजों से आगे बढ़कर खुद इंसानी शरीर की बात करते हैं। हमारे गले में कंठ, जिसे लैरिंक्स कहते हैं, उसके ठीक अंदर मानव स्वर रज्जु यानी वोकल कॉर्ड्स होते हैं। हमारी आवाज इन्हीं के कंपन से बनती है। ये असल में गले के अंदर कसकर खिंची हुई मांसपेशियों की परतें होती हैं। जब हम बोलते हैं तो फेफड़ों से हवा इनमें से गुजरती है, जिससे इनमें बहुत तेजी से कंपन होता है और आवाज बन जाती है। प्रकृति भी कमाल है। आवाज पैदा करने के कितने अलग अलग तरीके मौजूद हैं यहाँ। जहाँ हम इंसान गले के वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वहीं झिंगुर और टिड्डे जैसे जीव बिल्कुल अलग ही तकनीक अपनाते हैं। वे आवाज निकालने के लिए अपने शरीर के अंगों जैसे पंखों या पैरों को आपस में तेजी से रगड़ते हैं। जीव विज्ञान का ये कितना शानदार उदाहरण है कि अलग अलग प्रजातियां कंपन पैदा करने के लिए अपने शरीर की अनूठी संरचनाओं का कैसे-कैसे इस्तेमाल करती हैं। और अगर हम संगीत की दुनिया की बात करें तो वाद्य यंत्र भी पूरी तरह इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। एक तारा में खिंचे हुए तारों का कंपन होता है, बांसुरी में खाली पाइप के अंदर हवा के स्तंभ कंपन करते हैं और तबले में एक तनी हुई झिल्ली कंपन करती है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि कंपन पैदा करने के स्रोत बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बिना कंपन के संगीत या आवाज का कोई वजूद ही नहीं है। अब आते हैं भाग 2 पर, अदृश्य ध्वनि तरंगों को देखना और अनदेखी कार्यप्रणाली को समझना। हमने ये तो समझ लिया कि आवाज कंपन से पैदा होती है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये शुरुआती कंपन आखिर बाहर की तरफ कैसे फैलते हैं। चलिए इस अदृश्य प्रक्रिया को थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही क्लासिक साइंस एक्सपेरिमेंट है। अगर आप एक कंपन करते हुए धातु के ट्यूनिंग फोक को पानी की शांत सतह से टच करेंगे तो क्या होगा? आपको पानी में साफ गोल लहरें बाहर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। ये प्रयोग बहुत ही खूबसूरती से साबित करता है कि अदृश्य कंपन किस तरह भौतिक रूप ले लेते हैं और आगे बढ़ने वाली तरंगों का निर्माण करते हैं। भौतिकी की दुनिया में इन तरंगों को एक खास नाम दिया गया है, अनुदैर्ध्य तरंगें यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये वो तरंगें होती हैं जहां माध्यम के कण तरंग के आगे बढ़ने की दिशा के ठीक समानांतर आगे और पीछे कंपन करते हैं। हमारी ध्वनि ऊर्जा बिल्कुल इसी तरीके से आगे का सफर तय करती है। इस बात को दिमाग में एकदम साफ करने के लिए एक स्लिंकी का उदाहरण लेते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक खिंची हुई स्लिंकी है और आप उसके एक सिरे को तेजी से आगे पीछे धकेल रहे हैं। आप देखेंगे कि स्लिंकी के कुछ हिस्से एक साथ सिकुड़ जाते हैं और कुछ फैल जाते हैं, और ये हलचल स्लिंकी की गतिविधि के ठीक समानांतर आगे बढ़ती है। हवा में ध्वनि बिल्कुल इसी तरह काम करती है। हवा के कणों का सिकुड़ना और फैलना ही वो तरीका है जिससे आवाज हम तक पहुंचती है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, पदार्थ के माध्यम से यात्रा और माध्यम की आवश्यकता।
तरंगों के काम करने के तरीके को समझने के बाद अब हम इस बात पर फोकस करेंगे कि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब जरा अलग अलग माध्यमों पर गौर कीजिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि माध्यम की भौतिक अवस्था तरंग की गति को कितनी नाटकीय रूप से बदल देती है। ध्वनि सबसे तेजी से ठोस पदार्थों में यात्रा करती है, जैसे स्टील में, जहां ये हवा के मुकाबले 15 से 20 गुना अधिक तेज होती है। पानी जैसे तरल पदार्थों में गति थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन फिर भी हवा से 4 से 5 गुना तेज होती है। और हमारी हवा जैसी गैसों में ये सबसे धीमी गति से चलती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? असल में ध्वनि का आगे बढ़ना अनिवार्य रूप से माध्यम के भीतर कणों के आपस में टकराने की वजह से ऊर्जा का ट्रांसफर होना है। मतलब ध्वनि ऊर्जा एक कण से दूसरे कण में कूदती है। ठोस पदार्थों में कण बहुत पास-पास बंधे होते हैं, इसलिए यह टकराव बहुत तेजी से होता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ध्वनि के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम का होना बिल्कुल अनिवार्य है। और अब भाग 4, अंतरिक्ष की शांति। हमारा ये विश्लेषण अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। यहाँ हम उन सभी बातों को एक साथ जोड़ेंगे जो हमने सीखी हैं, और जानेंगे कि जब ध्वनि के पास यात्रा करने के लिए कोई पदार्थ ही नहीं बचता तो आखिर होता क्या है। चलिए शुरुआत में पूछे गए उस बड़े सवाल पर वापस लौटते हैं। जरा सोचिए, जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस में अपनी कक्षा के दौरान स्पेस वॉक करते हुए विशाल उपकरणों और भारी धातु के पुर्जों के साथ मरम्मत का काम कर रहे होते हैं। अगर यही काम धरती पर हो रहा होता तो कान फाड़ देने वाला शोर होता, है ना? लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका सीधा सा कारण भौतिकी के एक सरल नियम में छिपा है। ऐसा स्थान जहां कोई माध्यम या पदार्थ नहीं होता उसे निर्वात या वैक्यूम कहते हैं, और ध्वनि वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती। अंतरिक्ष लगभग एक पूर्ण निर्वात है। वहां सिकुड़ने या फैलने के लिए हवा के कण नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। बिना कणों के टकराव के ध्वनि तरंगे वहां फैल ही नहीं सकती। इसका वैज्ञानिक मतलब यह है कि अंतरिक्ष यात्री धातु के टकराने की आवाज सीधे अपने कानों से नहीं सुन सकते, भले ही वे उस धातु को जोर से हथौड़े से क्यों ना पीट रहे हों। पूरी तरह से भौतिक माध्यम की कमी के कारण उन्हें एक दूसरे से बात करने के लिए अपने स्पेस सूट में लगी विशेष रेडियो तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता है। रेडियो तरंगें ध्वनि तरंगों से अलग होती हैं और उन्हें यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। तो ध्वनि और भौतिकी के इस शानदार सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अगर दूर किसी आकाशगंगा में कोई विशाल तारा फटता है, जो कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और प्रचंड घटनाओं में से एक है, लेकिन वहां उस कंपन को ले जाने के लिए कोई पदार्थ ही नहीं है, तो क्या उस अनंत सन्नाटे में आवाज या शोर शब्द का कोई अर्थ रह जाता है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।